अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का का। तो यहाँ पर 3 का का जो है वो क्या कहता है, कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिए हैं, घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर ये दे रखे हैं और भुजा पता नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि हम भुजा इसकी मान लें, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना घन की या प्रत्येक घन की, ठीक, प्रत्येक घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक। अब भुजा मान ली तो अब हमें दिए क्या है, घन का आयतन दे रखे हैं। आयतन दिए तो मेन सॉल्यूशन में आप एक बात ध्यान रखिए, जिसका सूत्र दिया वही लगा दो, यानी जिसका मान दिया वही सूत्र लगा दो। तो घन का आयतन का सूत्र लगा दो, घन का आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब, यानी भुजा घन तो a क्यूब होता है। तो घन का आयतन अब हमें कितना दे रखे हैं, ये दिए हैं 64। तो हम यहाँ पर रख देंगे 64 बराबर a क्यूब। तो दोनों पक्षों का घनमूल ले लो तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक, सेंटीमीटर। a बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब का के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अब देखिए एक चित्र हम बना के समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक घन बना, एक इसी प्रकार का और घन है तो वो भी मिला इसी से फलकें जो है ना उससे बिल्कुल सटा दी गई हैं। तो वो बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो चित्र गड़बड़ सा लग रहा है लेकिन फिर भी समझिए। तो देखो ये फलकों को मिला दिया गया तो इसकी केवल ऊंचाई तो वही रही, चौड़ाई भी वही रही, जो बढ़ी है वो लंबाई, लंबाई तो बढ़ी है केवल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये a और ये भी a रहेगा, यहाँ से यहाँ तक माना है तो a ये भी रहेगा ये, और a जब ये भी हो गया और a तो फिर ये वाली भुजा भी तो रहेगी ना, ये चौड़ाई वाली। तो ये जब a यही रहेंगी तो इसकी लंबाई ये तो केवल बढ़ी है ना। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं अब घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। अब देखो L बराबर घनाभ की क्या होती हैं, LBH होती हैं। तो L बराबर क्या होगा A प्लस A। तो A का मान क्या है 4 निकल कर आया है तो 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और B बराबर भी क्या है A है तो A बराबर कितना है 4, और H बराबर भी क्या है A है तो A बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो सूत्र लगा देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो रख दो मान 2 इंटू L का मान कितना है 8 इंटू 4 प्लस B का मान यानी 4 इंटू 4 प्लस H का मान भी कितना है 4 इंटू L का मान ये 8 निकल कर आया तो 8। तो अब देखो 8 चौक 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 अठे 32। तो यहाँ से 2 इंटू 32, 32 64 और 16 80। तो ये हो गया 80, ठीक 80। तो इनका 2 अठे 16 160। और ये आयतन है नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। यही इसका हो गया आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर देखेंगे सवाल। अब अगला नंबर, तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, यानी 3 का खा कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें सारणी दी है और इससे एक माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सारणी जो हमें इस तरीके से दी होती है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक।
अब जैसे पहला वर्ग अंतराल फिर बारंबारता, और जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। ठीक, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलती है? पहला पद जो बारंबारता का होता है उसे एज इट इज रख लेते हैं, यानी 7 है। अब 12 में 7 यानी 7 में 12, अगला स्टेप जोड़ते चले जाते हैं, तो 12 7 19, यहाँ कितना आ जाएगा 19, फिर 19 में 18 ऐड करें तो 19 दूना 38, यानी एक कम हो जाएगा ये 37। ठीक, 37 में फिर 15 ऐड करें तो 7 5 ये 12 और 3 1 4 1 5, यानी 52 हो जाएगा। ठीक, फिर 52 10 ये हो जाएगा 62, और 62 और 3 ये कितना हो जाएगा 65, यानी यहाँ से पता चला कि एक स्टेप जोड़ते चले जाते हैं। अब यही जो लास्ट टर्म आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये n बराबर होता है, यानी ये 65 जो आया, यानी इनकी टोटल कितने बार हम बात है, यानी कितने पद ये ही हुए n, यानी 65 है। तो अब जब ये n प्राप्त हो जाता है तो उसके ठीक बाद हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 बराबर क्या आ जाएगा 65/2। ठीक, तो n बराबर चूँकि 65 है, /2 है तो /2 डिवाइड कर दो, 2 3 6, अब 5 में डिवाइड करो, 2 दूना 4, भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, यानी आ गया ये 32.5 n/2। तो जब n/2 बराबर 32.5 आ गया तो अब इसको हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 32.5 किसके अंतर आएगा। तो देखो ये जो बारंबारता इसमें केवल 19 तक है, 19 के ऊपर के 37 तक कहाँ इस वाले में आ रहा है, तो ये 32.5 भी किसी में इसी में तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं, 32.5 37 के भीतर ही तो आएगा, तो इसलिए इसको हमने ऐसे घेर लिया। तो अब जब हमें पता चलेगा कि ये माध्यिका वर्ग होगा, हम लिख लेंगे माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30, ये माध्यिका वर्ग होगा। तो ठीक माध्यिका वर्ग के बारंबारता वाले कॉलम में जो होता है उसको हम f मान लेते हैं, और उसके संचयी बारंबारता में बारंबारता के ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है उसको हम CF मानते हैं। ठीक, तो CF मान लिया। तो अब माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है माध्यिका बराबर L + n/2 - CF अपान F × H। तो अब देखो इस सूत्र के माध्यम से हमें n/2 पता है, CF पता चल गया, अब F भी पता चल गया, L क्या होता है, तो यहाँ से हम L बराबर लिख सकते हैं, L बराबर जो माध्यिका वर्ग होता है ना, तो उसकी निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट की क्या हो जाएगी 20, और कामा H बराबर क्या होता है, H बराबर ये जो वर्ग अंतराल होता है ना उनके सबके बीच का अंतर देखा जाता है। तो जैसे 0 से 10 अंतर कितना, 10 का सबके बीच का अंतर 10 10 आ रहा है ना, तो वही हो जाता है H। ये हो गया। अब ये सूत्र है तो इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो L का मान 20 + n/2 का मान कितना है 32.5 माइनस CF का मान क्या है 19 अपान F का मान टोटल अभी निकला है ये 65 है, नहीं हाँ F का मान 65 नहीं, ये 18 है, इंटू H का मान है 10, ये रख दिया। अब एक काम करते हैं, 20 प्लस इतने में इतना घटा दो, तो देखो पहले 5 में कुछ घटेगा नहीं, तो 5 तो आ जाएगा, दशमलव लगाया दशमलव लगा लो। अब 12 में 9 गए, बचे कितना 3, इधर 2 2 में गए 1, और गुणा में है 10, बटे में है 18। अब इनका हम करा लेते हैं गुणा, इनका क्या कराएंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 20 प्लस, अब देखो 10 का 113 में 5 में गुणा तो दशमलव हट जाएगा, केवल आ जाएगा 135/18, 10 का काम खत्म, तो क्योंकि गुणा होगा इसमें। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 5 3 8 1 9 और 8 1 9,
यानी ये दोनों संख्याओं में 9 से भाग चला जाएगा डायरेक्टली। तो 9 से काटें, 9 दूना 18 और 9 एकम 9, इधर बचे कितने, 9 एकम 9 4, 9 पना 45, 15, यानी ये आ गया 20 + 15/2। 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो यहाँ जो आया माध्यिका बराबर ये आ गया 20 + 7.5। तो इनको ऐड कर दो तो 20 7 27, 27.5 ये हो गई इसकी माध्यिका, और यही आंसर हो गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल यानी प्रश्न संख्या 3 का गा कह रहा है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं। समीकरण हमें दे रखा है x² - 7x + 12 = 0। अब हमें ज्ञात करना है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो जब ये सवाल है तो हमें मूल पता होना चाहिए, मूल पता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम है मूलों को ज्ञात करना। ठीक, मूलों को कैसे ज्ञात करें, इस समीकरण को हल करेंगे और जो x के मान आएंगे वही इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x² यानी सवाल कर 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 7 आ जाए। तो हमने लिखा इधर 12 और इसको 4 से काट दो, 4 3 12, 4 3 7 हो जाते हैं। ठीक, तो x²। अब देखो माइनस के साथ आना है, तो अगर हम 4 लिखें और 3 लिखें तो अब माइनस के आना है तो दोनों के साथ चिन्ह क्या लगाएं। अगर हम एक 4 प्लस का कर दें, ठीक है, अगर और ये एक माइनस का, तो ये घट जाएंगे। तो इन दोनों को हमें क्या, दोनों को ही माइनस का रखना है, तभी तो 4 3 7 होंगे, जुड़ेंगे दोनों। ठीक, तो हम लिख लेंगे x² माइनस के पहला बड़ा क्या है, 4 बड़ा है तो 4x, दूसरा माइनस के 3x प्लस के ये 12 बराबर 0 करेंगे। तो अब देखो इतने से x कामन ले लो तो x कामन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस का 4, यहाँ से -3 कामन तो अंदर बचेगा x माइनस का, देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12 बराबर 0। अब ये x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, एक में आ गया x माइनस 3 और बराबर किसके 0 चल रहे हैं। तो अब हम करेंगे यहीं से, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4। एक बार इसको भी कर लो, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी जो x के मान आए यानी जिन्हें मूल कहेंगे, तो अतः दोनों मूल बराबर कितने आ गए 3, 4, ये मूल आ गए। अब क्या कहा है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तब हम यहीं से लिख सकते हैं मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, योग बराबर क्या हो जाएगा, इनके व्युत्क्रम। जैसे अभी 3/1 होगा लेकिन 1 लिखा नहीं जाए, तो 1/3 प्लस 1/4 ये पूछा है। तो एलसीएम ले लो, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटे नीचे 3 चौको 12, तो यह होगा 4 3 7/12 और यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो अब अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल, जो अगला सवाल है कह रहे एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो एक शंकु है, तो हम एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखे हैं 3.5। तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो ये आसान रहेगा भाग वगैरह करने में। ठीक, तो ये होगी, तथा ऊंचाई भी दे रखे हैं कुछ हमें,
ऊंचाई का है 12, तो ये हो गई 12, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 12। और ये हमें एल ज्ञात करना है पहला काम, ठीक। तो हमें दे रखे हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को आज लिखते हैं आर बराबर कितने 3.5 सेंटीमीटर ये दिए हैं, यानी तो हम यहाँ से आर बराबर लिख दें 3.5 को अगर लिखें तो 7/2, अगर इतने से डिवाइड करो तो ये चीज़ तो आएगी, तो इतना हमने लिख लिया। ऊंचाई हमें दे रखे हैं h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को क्या L से लिखा जाता है, तो L बराबर सूत्र क्या होता है √h² + r²। तो रख दो मान, √h का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान है 7/2 का स्क्वायर, तो इनका कर दो वर्ग, तो 12 पर हम 144 प्लस 7 का वर्ग 7×7 = 49/2 का वर्ग 4, तो यहाँ से आ जाएगा 144 प्लस, या ऐसा करते एलसीएम ले लेते, अब एक बार लिख गया काटो ना, लिखा रहने दो, ठीक है। अब अगली लाइन में एलसीएम लिए ले रहे, तो देखो एलसीएम लेंगे तो 4 के इधर गुणा, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 एकम 4 1 5 5 76 प्लस 49, और बटे में कितना रहेगा पूरे के 4 रहेगा। अब आगे इधर करे देते हैं, तो इधर ये बराबर में क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 625/4, पूरा वर्गमूल के भीतर है। अब इनका वर्गमूल ले लो तो L बराबर आ जाएगा ये 25 का होता है तो 25/4 होता है 2 का, तो ये 2, और चाहो तो इसका डिवाइड कर दो तो L बराबर आ जाएगा 12.5, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है आयतन, तो शंकु के आयतन का भी चाहो तो सूत्र लगा दो। तो अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r²h, ये होता है, इसी में रख देंगे हम मान, तो 1/3 पाई का मान देखो जब तक हमें दिया ना हो तो हम क्या करेंगे 22/7 ही रखेंगे, तो 22/7 इंटू r का मान अभी ये निकाला था ना 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है, तो एक बार और लिख लो 7/2 इंटू h का मान है 12, ठीक। अब देखो पहला काम 7 से 7 ये कटा, 2 से इसको काटा तो ये आ गया 11, इस 2 से इसको काटेंगे तो 6 आ गया, इस 3 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो 11 सत्ते 77, यह कितना होगा 77 हो गए, तो ऊपर आ गया 11 सत्ते 77 इंटू ये कितना रहेगा 2, तो इन सब का करा दो अब गुणा, तो जब हम गुणा कराएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, अब ये आयतन था तो सेंटी, यानी चलो हिंदी में लिखे दे रहे घन सेंटीमीटर, ये इसका होगा आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर सवाल भी देखेंगे। तो अगला सवाल जो है वो हमसे कहा है, देखो कह रहा है tan A बराबर काट B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 अंश। ये सवाल कई बार पूछा गया कई प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो इनमें से किसी एक को 90 - में बदल लेना है, बस हमें इतना करना है, तो हम इसी को बदल लेंगे। तो देखो इधर हमें दे रखा है tan A बराबर, इसको काट B है ना, तो काट B को अगर हम लिखें tan 90 - हो, यानी काट थीटा बराबर क्या होता है tan 90 - थीटा, tan 90 - क्या होता है काट थीटा, तो काट थीटा था तो उसको 90 - में हमने बदल दिया, तो ये आ गया। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या A बराबर आ जाएगा 90 - B, B को इधर ले आओ, तो
तो ये ए प्लस बी बराबर 90, और यही तो प्रूव करने को कहा था, तो प्रूव हो गया। ठीक, तो अब अगला नंबर, अब देखो 4 का घात जो है वो कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो ये सवाल है, यानी सबसे पहले ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना, ये तो बात कन्फर्म है। फिर क्या, ए बी वृत्त का व्यास है, तो एक हमने क्या किया, वृत्त बना लिया, तो ये हो गया ए और ये बी, तो ए बी एक वृत्त का व्यास हो गया। फिर क्या कहा है, जिसका केंद्र के निर्देशांक हमें दे रहे हैं 2, -3 है, तो इसको हम मान लेते हैं ओ है। ठीक, और इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 2, -3। ठीक, फिर कहा था बी के निर्देशांक 1, 4 है, यानी ये जो बी है इसके निर्देशांक 1, 4 हो गए। ठीक है ना, 1, 4 हो गए। तो कहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए के निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं ये x हो गया, इसका ये y हो गया। ठीक, तो अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से समझिए, ये जब एक क्या व्यास है तो ए बराबर ओ भी होगा, तो ये चीज़ कन्फर्म होगी कि नहीं। तो अब देखो यही हम लिख सकते हैं, चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या होगी, ये त्रिज्याएं होंगी कि नहीं, त्रिज्या है भाई, त्रिज्या कितनी भी हो वो सबके सब बराबर होती हैं। ठीक, तो अब हम क्या करें, मध्य बिंदु हमें पता है, ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है, तो यही मध्य बिंदु का ही सूत्र लगा देते हैं। ठीक, तो इसलिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु कभी भी पूछे और कहीं भी लगना हो तो सूत्र याद रखो, x1 + x2 y2 y1 + y2 ठीक, तो मध्य बिंदु, तो यहाँ पर मध्य बिंदु क्या होगा, ओ होगा, है ना। ओ के निर्देशांक क्या है 2, 3। तो देखो पहले हम इसको तो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें दे रखे हैं 2, 3, तो 2, 3 बराबर x1 का मान क्या है, x है, x + x2 का मान 1, यहाँ इधर देखिए ये 1/2, y1 तो y ही माना, प्लस y2 कितना है 4/2, ये होगा। तो अब देखो जो x वाला पद है वो इसके बराबर और y वाला इसके बराबर करा लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 बराबर x + 1/2 कामा इधर से y यानी +4/2, ये क्या, ये 3 के बराबर हो जाएगा, 3 के करा लिया। तो देखो 2 दूना 4 बराबर x + 1 कामा इधर से 3 का इधर गुणा, तो y + 4 बराबर y + 4 है ना, 2 का इधर गुणा तो 2 3 6, तो यहाँ से 1 को इधर ले आओ, तो 4 - 1 बराबर x, और इधर से y बराबर क्या आ जाएगा 6 - 4। तो अब 4 में 1 घटा दो बचेगा 3, तो x बराबर कितना आ गया 3 कामा इधर से y बराबर कितना आ गया 6 में 4 गए बचा 2, यही इसके आंसर हो गए। ठीक, और कुछ नहीं। तो अगला नंबर सवाल है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का का जो है वो क्या कहता है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करें, ठीक इसका उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2 + √3 एक
परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे, तो परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय हो गई तो अब क्या करेंगे, तब जब तक परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे 2 + √3 बराबर p/q। ठीक, जहाँ p व q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना, सहभाज्य पूर्णांक है। ये हो गया इतना, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 + √3 बराबर p/q। तो 2 को इधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, √3 बराबर p/q प्लस का नहीं, ये माइनस का 2, एलसीएम ले लो तो √3 बराबर आ जाएगा p - 2q/q। ठीक, ये चीज़ आ गई, यहाँ तक समझिए। अब हमें पता है कि ये तो एक मतलब अपरिमेय संख्या और ये p/q के रूप में है तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हम दिखाएंगे ये चीज़। ठीक है, अब देखो, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है व p - 2q/q एक परिमेय संख्या, जो कि यहाँ क्या है, बराबर है। ठीक, जो कि ये यहाँ क्या है, बराबर है, इसलिए ये विरोधाभास है। इसलिए ये विरोधाभास है। भाई, कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर हो ही नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा विरोधाभास है। तब विरोधाभास है तो हम कह सकते हैं अतः ये 2 + √3 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय यानी परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो अब अगला नंबर सवाल है। अब देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 का खा कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है cos थीटा वो लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर है 4/5। अब बताओ, cos थीटा बराबर जब 4/5 है तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे नहीं आधार बटे कर्ण। तो यही हम शो कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। तो हम क्या करें, तुरंत एक चित्र बनाएंगे। यहाँ ज़्यादा देर लगाने की बात नहीं, नाम दे दो ABC और ये थीटा। तो cos थीटा पर जब आधार बटे कर्ण होता तो आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। ठीक, अब हमें ये भुजा पता नहीं, इसको ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में 4 नंबर का सवाल है इसलिए निकालना पड़ेगा, नहीं वैसे हम 3 रख सकते थे। ठीक, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है AC,
तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी पता ही नहीं है प्लस बी सी है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 5 25 बराबर ए बी प्लस 4 का 16। तो इसको इधर ले आओ तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 16। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से ए बी बराबर वर्गमूल ले लो तो आ जाएगा 3। और चूंकि ये माप है इसलिए माइनस वाली नहीं लेंगे। तो ये भुजा आ गई 3। ठीक, तो अब सवाल में देखिए हमें साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा इनके तीनों मान चाहिए। तो कास का तो मान पता ही है, हमें मान अब निकाल लेना साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है 3, कर्ण है 5, तो 3/5। और टेन का भी मान चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, नहीं नहीं लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, ये हो गया। तो अब सवाल लिखेंगे। इतना करने के बाद सवाल हमें क्या दे रखा है, तब देखो साइन थीटा कास थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो साइन थीटा का मान निकल कर आया 3/5, 3/5 इंटू कास थीटा का तो मान ये शुरुआत में ही दे रखे हैं 4/5। तो 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का, तो टेन थीटा का मान हमें ये देखो पता है 3/4, 3/4 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो 3/4 गुणा करा लो। तो ऊपर 4 × 12 बटे 5 25 प्लस 3 × 9 बटे 4 को 16। तो इनका गुणा करा लेते हैं तिरक। तो देखो 16 दूना 32, भाई देखो 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, फिर 16 कम 16, 16 और 3 16 दूना 32 की 2, 16 कम 16, 16 3 19, 192 प्लस 25 का इधर, तो 9 × 45, 9 × 45 की 5, फिर 9 दूना 18, 18 और 4 22। एक बार चेक कर लो 9 × 45 की 5, 9 दूना 18, 18 और 4 22, ठीक है। और नीचे का गुणा 16 × 5 = 80, 16 दूना 32 और 8 40, इतना हुआ। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो देखो 5 2 7, 2 9 2 11, 2 1 3 1 हासिल 417/400। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो अब अगला नंबर सवाल अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का गा। 5 का गा देखो कह रहा है यदि बिंदु a, 0 b, 0 b तथा 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b बराबर 1। यानी संरेख होने का मतलब है एक ही रेखा में ये बिंदु हैं, यानी ये इस तरीके से एक ही रेखा में है। तो जैसे इसको हम मान लें ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे फिर a, 0, और इसको मान लेते हैं ये बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, b, और इसको मान लें जैसे सी, तो सी के निर्देशांक हो गए हमारे 1, -1। ये सवाल का है। तो अब ये जब अच्छी कंडीशन होगी तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो हम हल लिख चुके हैं। इस तरीके से एक रेखा बना देंगे और इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको x3, इसको y3, इस तरीके से मान लेंगे। तो अब जब संरेख हैं तो संरेख होने के लिए एक कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन क्या होती है, तो हम ये दिखाई दे रहे हैं संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 ×
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर 0 के। यानी ऐसी कंडीशन होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ नहीं निकलेगा, वो 0 आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करें, मान रख देंगे। x1 का मान यहाँ से क्या a, तो a इंटू y2 का मान देखो या b निकला तो b माइनस y3 का मान क्या है -1 और ये माइनस ये सूत्र वाला तो प्लस का 1 हो जाएगा प्लस x2 का मान क्या है 0 इंटू y3 क्या है माइनस का 1 और माइनस y1 का मान है 0 और प्लस यहाँ से x3 का मान है 1 तो 1 रखा और y1 का मान है 0 और यहाँ से माइनस का y2 का मान है ये देखो b और बराबर 0 के। अब देखो a का गुणा b में तो ए बी प्लस a का गुणा a में तो a प्लस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर 0 है तो 0, ठीक, और ये 1 का 0 में तो 0 और b का में तो माइनस का b बराबर 0 सीधे लिख सकते हैं। अब क्या करो, ए बी को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा ए बी बराबर, पहले ए को भेज रहे तो ये माइनस का ए, अब बी को भेजो तो प्लस का बी, ये हो जाएगा। अब ए बी से दोनों पक्षों में दे दो भाग तो हम लिखेंगे ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर चलो भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा ए बी बटे ए बी बराबर माइनस का ए बटे ए बी और प्लस का बी बटे ए बी। तो देखो बी से ये बी कटा, इधर ए से ए कटा और ए बी से ए बी तो एक बराबर ये आ जाएगा माइनस का 1/b प्लस का 1/a। अब इसको सीधा करके हम लिखते हैं तो 1/a प्लस का 1/b बराबर 1 और यही तो हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। अंग्रेजी में लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना चाहते थे सिद्धम। अब देखिए अगला सवाल जो है प्रश्न संख्या 5 का घ, उसमें क्या कहा गया है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है, यानी समांतर माध्य हमें दे रखा है 25। तो सबसे पहले ये जो सारणी है, सारणी को इस तरीके ना लिख के हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। जो ये प्राप्तांक है उसको वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमने ऐसे लिखा, फिर ये लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मध्यमान की। जब भी समांतर माध्य ज्ञात करना हो, दिया हो या समांतर माध्य का सवाल हो तो हमें मध्यमान निकालना ही पड़ेगा 100%, ठीक। तो अब मध्यमान क्या होता है, जैसे 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5 आएगा ना, तो यानी मध्य का अर्थ होता है मध्य में, बीच में, ठीक। जो बीच में मान हो वही होता है मध्यमान। तो 0 5 10 के बीच में 5 होता है 5। अब सबके बीच का अंतर देखिए 10 का अंतर है तो ऐड कर दो, ये 15 फिर ये 25 फिर ये 35 और ये 45 हो जाएगा। अब इसमें मध्यमान में जो बीचों बीच हो, चाहे नीचे से या ऊपर से जहाँ से आ रहा हो, तो उसको a मान लो। तो a मान लिया तो d बराबर क्या होता है x माइनस, ये कॉलम हम लिखते हैं, हम बंटन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना, पद विचलन जिसे कहते हैं, ठीक। तो इससे हल करने में आसानी बहुत रहती है। तो a मान लिया, a को मानने के बाद फिर क्या होता है d बराबर x माइनस है, ये पूरा का पूरा जितना भी होता है ये मध्यमान वाले उनको x मानते हैं और बारंबारता वाले कॉलम को f माना जाता है, ठीक। तो ये fx हो गए। तो ये पहला का पहला पूरा का पूरा कॉलम x है, तो पहला x हमारा क्या है 5, 5 में से 25 को घटाएंगे, a है ना 25, तो कितना बचेगा माइनस का 20, फिर ये माइनस का 10, क्योंकि देख रहे हैं ना अंतर 10 का है तो 10 कम कर दो, इसमें 0, इसमें 10, इसमें 20। फिर u बराबर क्या होता है d/h, तो पहला d कितना है -20, -20 में h होता है सबके बीच का अंतर, तो कितना है 10 का है, तो 10 से इसमें जब भाग कर देंगे तो आएगा माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब क्या करा लो, अब गुणा करा लो, तो 6 का हम 2 में गुणा कराएं तो आ जाएगा 6 दूनी
12 माइनस का 12, एफ का गुणा 1 में तो माइनस का एफ आएगा। अब 6 का गुणा 0 में तो 0, 10 का गुणा 1 में 10 एकम 10 और 5 का गुणा 2 में तो 5 दूना 10। अब इधर हम ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ यू बराबर, तो सिग्मा एफ यू बराबर कितना आएगा, तो 10 10 ये 20, 20 में 12 लेस कर दो तो कितना बचेगा मतलब 8, और ये माइनस का एफ है तो लिख लिया सिग्मा एफ यू बराबर। और सिग्मा एफ बराबर इनको ऐड कर लो तो 6 से 12 10 22 5 27 और प्लस का ये एफ है तो एफ, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब होता है सूत्र, वो सूत्र होता है समांतर माध्य या माध्य कुछ भी कहे, तो हम समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस, जब हम पद विचलन विधि से करते हैं तो सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, क्योंकि इसमें एच का भी प्रयोग किया है ना जा करके, इसलिए एच तक सूत्र लगेगा। अब रख दो मान, तो ए का मान कितना है, अच्छा इसमें देखिए 25, तो ये 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया 8 माइनस का एफ अपान सिग्मा एफ का 27 प्लस का एफ इंटू एच का मान सबके बीच का अंतर होता है तो 10 है। और समांतर माध्य भी हमें दे रखा है, देखो ये सवाल में, ये देखो 25 पेन है ना जहाँ है, तो इधर हम 25 रख सकते हैं, तो 25 से ये 25 कट गए तो इधर बचा 0 बराबर 8 माइनस एफ अपान 27 प्लस का एफ इंटू ये 10 है। अब पहला काम इसको हम इसमें बेचते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 8 माइनस एफ इधर बचेगा इंटू के ये 10, 10 को भी 0 बटे बेच दो तो ये भी 0 बराबर 8 माइनस का एफ, तो एफ को इधर ले आओ तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा 8, और यही एफ का मान तो हमें ज्ञात करना था, जो कि हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आशा है ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।